गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा लखनऊ से एक बार पुनः अपनी ऑनलाइन कक्षा में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपने पूर्व के वीडियो में मैंने राइट टू एजुकेशन 2009 जो अनुच्छेद 21 का यानी आर्टिकल 21A के अंतर्गत यह अधिनियम पारित हुआ था, उसके संबंध में मैंने चर्चा की शुरुआत की थी और मैंने बताया था कि इस अधिनियम में राइट टू एजुकेशन 2009 के अधिनियम में कुल 7 अध्याय और 38 खंड हैं, जिसमें से मैंने अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक आप सभी से अपने राइट टू एजुकेशन पार्ट 1 वाले वीडियो में चर्चा किया था। आज मैं राइट टू एजुकेशन 2009 पार्ट 2 के वीडियो में आप सभी से अध्याय 4 से लेकर के अध्याय 7 में दिए गए प्रावधानों के संबंध में आप सभी से परिचर्चा करूंगा। छात्रों, आइए हम लोग शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन 2009 जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इसको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है आर्टिकल 21A जोड़ करके। छात्रों, आज हम अध्याय 4 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 4 के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन 2009 के बिल में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के या निर्बल समुदायों के जो बालक हैं उनके लिए पहली कक्षा में समस्त निजी श्रेणी वाले विद्यालयों को भी 25% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो दूसरा प्रावधान इसमें किया गया है कि कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी विद्यालय डोनेशन आदि का प्रावधान नहीं कर सकता है, डोनेशन लेने का प्रावधान नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को के एक चीज़ और देखने को मिलती है स्कूलों में कि बच्चों के प्रवेश के समय अभिभावकों का इंटरव्यू आदि लेकर के एक चयन प्रवेश प्रक्रिया को अपनाया जाता है, चयन करने की एक प्रवेश प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रकार की चयनात्मक प्रक्रिया या प्रवेश की प्रक्रिया को रोका गया है। इसके लिए इस बिल में मना किया गया है। यदि कोई ऐसा करता है, प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से कोई डोनेशन लेता है, तो इसका 10 गुना यानी जितना वो डोनेशन लेगा उसका 10 गुना अर्थदंड के रूप में उसको हर्जाना भरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त चयन प्रणाली अपनाने के लिए यानी प्रवेश के लिए जो अभिभावकों आदि का इंटरव्यू लेकर के चयन प्रक्रिया का संपादन किया जाता है स्कूलों के द्वारा। अगर इस प्रकार का कोई स्कूल करते हुए पाया जाता है तो अगर पहली बार पाया जाता है तो उसको केवल 25,000 रुपये का आर्थिक दंड देना पड़ेगा, किंतु अगर दूसरी बार इस तरह की प्रक्रिया प्रकाश में आती है उस स्कूल के संबंध में तो यह हर्जाना दुगना यानी 50,000 रुपये तक का हो सकता है। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन भी किसी स्कूल में अगर चल रही है तो इन कक्षाओं में भी 25% सीटें जो कमज़ोर वर्ग के बालक होंगे उनके लिए आरक्षित करना पड़ेगा, यानी 25% उन बालकों को भी प्रवेश देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त बच्चे की उम्र का जो निर्धारण होता है वह जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण 1986 के नियम के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में यानी किसी प्रकार के कागज पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी दशा में इस
के अंतर्गत स्कूलों का ये दायित्व होगा कि किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त स्कूलों का एक दायित्व और इसमें निर्धारित किया गया है कि किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर ले। इसके अतिरिक्त जो अगला प्रावधान है, इसके अंतर्गत किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक यातना नहीं दी जाएगी स्कूलों में। इस प्रकार किए जाने पर ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान इस बिल के अंतर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त जो अगला प्रावधान इसमें दिया गया है कि जो अनुदान ना पाने वाले यानी निजी स्कूल जो हैं, ऐसे स्कूलों को छोड़ करके सभी स्कूलों की एक प्रबंध समिति होती है। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि जो निजी स्कूल हैं उनका भी अपनी एक प्रबंध समिति होती है। हालांकि उनके लिए इसके लिए बाध्यता नहीं है, किंतु अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़ करके सभी स्कूल एक प्रबंध समिति का गठन करेंगे। इस समिति में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को रखा जाएगा। जैसे इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने गए प्रतिनिधि रहेंगे, स्कूल में नामांकित जो बच्चे हुए हैं उनके अभिभावक होंगे। कुल सदस्यों में 3/4 सदस्य अभिभावकों में से होंगे, यानी जितने भी इस समिति में सदस्य होंगे उनका काफ़ी कुछ हिस्सा अभिभावकों से भरा जाएगा। वंचित और कमज़ोर तबके का भी इसमें प्रावधान किया गया है इस समिति में। ऐसे तबकों से महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा इस समिति के जो ये स्कूल प्रबंधन समिति होगी, इसके कुछ दायित्व का भी निर्धारण इस बिल में किया गया है अध्याय 4 के अंतर्गत। जैसे स्कूलों के कार्यों का अनुसरण करना, यानी स्कूल में जो भी कार्य आदि हो रहे हैं उनकी देख रेख करना ऐसे प्रबंध समिति के उत्तरदायित्व होगा। इसके अतिरिक्त स्कूलों की जो विकास योजना है उसको बनाने का कार्य एवं स्कूलों के विकास संबंधी जो संस्तुतियां हैं उसको करने का कार्य इस प्रकार की निर्मित प्रबंध समिति का दायित्व होगा। इसके अतिरिक्त सरकार या स्थानीय सरकार अथवा अन्य कहीं से जो भी प्राप्त अनुदान होते हैं उनके खर्चों आदि का अनुसरण करना, ये कार्य भी प्रबंध समिति का होगा। इसके अलावा अन्य अगर कोई कार्य सुझाए जाते हैं प्रबंध समिति के लिए तो उन कार्यों को भी प्रबंध समिति करने के लिए उत्तरदायी होगी। स्कूल प्रबंध समिति द्वारा बनाई गई स्कूल विकास योजना राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के अनुदान देने का आधार बनेगी। यानी कोई भी स्कूल की प्रबंध समिति अगर स्कूल के संबंध में कोई विकास की योजना बनाती है तो यह योजना उस स्कूल को सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए आधार बन सकता है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में ही शिक्षकों के दायित्व का भी उल्लेख किया गया है। जैसे शिक्षकों का यह दायित्व होगा कि नियमित वे समय से स्कूल में उपस्थित रहेंगे, किसी भी प्रकार की इसमें लापरवाही नहीं करेंगे, पाठ्यक्रम के अनुसार यानी जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार उन्हें पढ़ाना पड़ेगा और उस पाठ्यक्रम को उनका पूरा करने का दायित्व भी बनता है। इसके अतिरिक्त निर्धारित समय में ही पाठ्यक्रम को पूरा करना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा शिक्षकों को। शिक्षकों का यह भी दायित्व बनता है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की जो योग्यता है उसका समय समय पर मूल्यांकन करेंगे, यानी सतत मूल्यांकन पर इसमें जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नियमित जो टीचर पेरेंट्स मीटिंग है उसका आयोजन किया जाएगा और बच्चे की नियमितता, उपस्थिति, सीखने की गति और जो सीखने में प्रगति की चर्चा करना भी शिक्षकों का उत्तरदायित्व रहेगा। अभिभावकों को समय समय पर उनकी मीटिंग बुला करके उनसे उनके बच्चों के संबंध में इन सब चीज़ों से संबंधित चर्चा करना शिक्षकों का दायित्व माना गया है। इसके अतिरिक्त बताए गए अन्य कोई दायित्व भी शिक्षकों को निभाने पड़ेंगे। इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद
राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक जो छात्रों का अनुपात है इस अधिनियम की अनुसूची के अनुसार हर एक स्कूल में होगा। इसके लिए गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़ करके गैर शैक्षणिक जो कार्य होंगे उनसे शिक्षकों को पूरी तरह से हटाया जाएगा। नियुक्त करने वाले अधिकारियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि विद्यालय में शिक्षकों की जो कुल रिक्तियां होंगी वह स्वीकृत पदों से 10% से अधिक नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त अध्याय 5 की चर्चा कर लेते हैं। राइट टू एजुकेशन अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसके पूरा किए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जैसे इसमें पहला प्रावधान यह है कि जो प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे अथवा किसी शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। पाठ्यक्रम और जो मूल्यांकन की विधि होगी उसको तय करने वाले शैक्षणिक प्राधिकारी इन बातों का ध्यान देगा। जैसे संविधान के निहित मूल्यों के अनुसार ही मूल्यांकन की विधि का पालन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस प्रकार से पाठ्यक्रम निर्धारण करना पड़ेगा कि बच्चों का समग्र विकास संभव हो सके पाठ्यक्रम से। इसके अतिरिक्त बच्चे का जो ज्ञान है, संभावित क्षमता है और उसकी प्रतिभा का विकास पूरी तरह से पाठ्यक्रम के आधार पर किया जा सके। इसके अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक योग्यता का पूर्णतम विकास संभव हो सके इस पाठ्यक्रम के द्वारा, ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाल केंद्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी हो या अन्य एक्टिविटीज़ हों, इसके अतिरिक्त सीखने सिखाने में अन्वेषण और खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीखने की क्रिया को उत्पन्न किया जाएगा। जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा को ही रखा जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर तक बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे सहज और सबसे सरल तरीके से सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। बच्चों को किसी भी प्रकार की भय, सदमा और चिंता मुक्त बनाना और उसे अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाने के लिए तमाम तरह की युक्तियाँ इसमें की जाएंगी। पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चे की ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की जो योग्यता है उसका व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के बोर्ड की परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने वाले प्रत्येक बच्चे को निर्धारित तरीके और निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्याय 6 में बाल अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त प्राधिकारी की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। साथ ही जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतें होंगी उनका भी निस्तारण, उनकी भी जांच ये आयोग करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित क्षेत्राधिकारी यानी संबंधित क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्राधिकारी से की जा सकेगी। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामलों का निपटारा भी करेगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का काम इस अधिनियम के
प्रावधानों के प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। इसके अतिरिक्त अध्याय 7 जो कि इसका अंतिम अध्याय है, उसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसको भी हम सभी देख लेते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार, उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकती हैं। यानी इससे संबंधित अगर कोई ज़रूरी नियम और भी बनाने की आवश्यकता पड़ी तो ऐसे अधिकारी या सरकार नियम आदि बना सकते हैं। इस अधिनियम अथवा इसके बाबत बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई भी मुकदमा या कोई भी वैधानिक प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। इससे कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को पूरी तरह से संरक्षण दिया गया है जो इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आवश्यक नियम आदि अपनी तरफ से अगर कोई लागू करना हो तो ऐसे अधिकारी कर सकते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो छात्रों, ये आप सभी से मैंने आज राइट टू एजुकेशन 2009 के अध्याय 4 से लेकर के अध्याय 7 के संबंध में आप सभी से मैंने परिचर्चा की। इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान आते हैं उन सभी पर विस्तार से आप सभी से मैंने चर्चा किया। अब अगले वीडियो में ऑनलाइन कक्षा में मैं एक नए टॉपिक, एक नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर में रहें। धन्यवाद।